इमरान और उसके साथी सुबह 7 बजे युगांडा के दारुल हुकूमती एयरपोर्ट पर उतरने के बाद टैक्सियों में शहर के एक 3 स्टार होटल पहुंचे थे, जहां एक्स्ट्रो के मकामी एजेंट ने पहले से उनके लिए 2 कमरों का इंतजाम कर रखा था। इन कमरों में उन्होंने सिर्फ 2 घंटे क़याम किया था। इस क़याम के दौरान उन्होंने ना सिर्फ नाश्ता किया बल्कि हुलिये भी तब्दील किए थे और अब वो एक ट्रेन में मंजिल की तरफ सफर कर रहे थे। जोसेफ के सिवा वो सब मेकअप में थे और उनके जिस्मों पर शिकारियों वाले चुस्त लिबास और पैरों में लॉन्ग शूज थे। ट्रेन 10 बजे रवाना हुई थी और 1 घंटे में तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला कर चुकी थी। उसकी मंजिल एक सरहदी शहर बंडा था। वहां से आगे उन्हें खच्चरों पर सफर करना था। उस वक्त ट्रेन पहाड़ी इलाके में सफर कर रही थी। कंपार्टमेंट में सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स के अलावा कोई मुसाफिर न था, इसलिए सफर के दौरान भी वो आपस में गपशप कर रहे थे और इमरान भी अपनी हमाकतों से मेंबर्स को महसूस कर रहा था। इमरान साहब, मेकअप से हमारी माज शक्लें तब्दील हुई हैं। क्या यह बेहतर न होता कि हम खुद को एक्रेमियन या यूरोपियन ज़हर करते ताकि ब्लैक स्पाइडर वाले हमें पाकिस्तानी समझकर हम पर शुबा न कर सकें। दफतन सफदर ने किसी ख्याल के तहत इमरान से कहा, वाह बरखुरदार, तुमने 1.25 लाख की बात की है, हालांकि तुम खुद निसफ लाख के हो। इमरान ने तारीफी लहजे में कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सफदर ने उसके अल्फाज में छुपे तंज को महसूस करके तेजी से कहा, तुम प्रिंस ऑफ डंप के मिजाज को नहीं समझते तो उसकी बात कैसे समझ सकते हो प्यारे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो क्या आप प्रिंस ऑफ डंप बनकर जा रहे हैं? सफदर ने यकदम चौंक कर पूछा। बिल्कुल, ये कंपार्टमेंट प्रिंस ऑफ डंप के नाम से बुक करवाया था हमारे मकामी एजेंट ने, और बेगम डंप के सिवा तुम सब प्रिंस के खिदमतगार हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जोलिया चौंक कर इमरान को घूरने लगी। क्या तुम मुझे बेगम डंप कह रहे हो? जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। खफा क्यों हो रही हो बेगम? मैंने बेगम अली इमरान तो नहीं कहा। तुम प्रिंस ऑफ डंप की बेगम हो और प्रिंस के हवाले से अफ्रीकी तुम्हें बेगम डंप के बजाय प्रिंस ऑफ डंप समझकर बेहद इज्जत देंगे। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, हरगिज़ नहीं, मैं बेगम डंप नहीं बनूंगी, समझे? जोलिया ने खटे लहजे में कहा। मजबूरी है जोलिया, उसके अलावा तुम कुछ नहीं बन सकती, इमरान ने बेबसी के अंदाज में कहा। इमरान, शर्म करो, हम सब के सामने तुम जोलिया को बेगम कह रहे हो। दफ्तन सामने की सीट पर बैठे तनवीर ने घुराते हुए कहा। इसमें शर्म की क्या बात है प्यारे? डिमांड के मुताबिक जोलिया को बेगम तो क्या बहू भी बनाया जा सकता है, और एक्स्ट्रो की बेटी भी। क्या तुमने फिल्म माँ बहू और बेटी नहीं देखी? इमरान ने हंसकर जवाब में कहा। बको मत, जोलिया हमारी डिप्टी चीफ है और ये कोई फिल्म नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से जिसे चाहो जो चाहे बनाकर शो करो। जोलिया की इज्जत करना हम सब का फर्ज है, तनवीर ने इमरान को घूरते हुए गजबनाक लहजे में कहा। तुम्हें जोलिया की इज्जत का बड़ा ख्याल है तो करो इज्जत। मैं तो फ्रीलांसर हूँ, तुम्हारा चूहा मुझे केस का मुआवजा देता है, जोलिया की इज्जत करने का नहीं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो तनवीर ने गुस्से से जबड़े भींच लिए। शट अप, फ्रीलांसर होने का मतलब ये नहीं कि तुम हमारी मौजूदगी में जोलिया से फ्री होने की कोशिश करो। मैं चीफ से तुम्हारी शिकायत करूंगा, तनवीर ने धमकी देते हुए कहा। चौहान, खावर और सफदर दिलचस्पी से दोनों को झगड़ते देख रहे थे। ठेंगे पे रखता हूं तुम्हारे चीफ को, उसे भी पता है कि फ्रीलांसर को हर एक से फ्री होने का हक हासिल है, इमरान ने नागवार से लहजे में कहा तो खावर और चौहान बेख्तियार मुस्कुराने लगे। तनवीर, तुम्हारा तो दिमाग उल्ट गया है, खामखा उलझ रहे हो, सफदर ने तनवीर को समझाते हुए कहा। तुम इमरान को नहीं समझाते, बेहुदा मजाक करते हुए उसे जरा शर्म नहीं आती, तनवीर ने बिफरे हुए अंदाज में कहा। अपनी सीट पर बैठा जोसेफ गुस्से से तनवीर को घूर रहा था। कैसे आए बकौले उस्ताद हया आबादी, पहले आती थी हर बात पर शर्म मगर अब नहीं आती, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। देखा देखा कैसे चहबाजी कर रहा है, तनवीर ने सफदर से एहतजाज करते हुए कहा। चहबाजी ये कौन सा नया मशगला है? कबूतरबाजी, बटेरबाजी और कलाबाजी के बारे में सुना है, मगर चहबाजी शायद ये फारसी का लफ्ज है। जरा इसका उर्दू तर्जुमा बताओ सफदर, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। छोड़िए इमरान साहब, क्यों सफर बदमजा कर रहे हैं, सफदर ने मुंह बनाते हुए नागवारी से कहा। फिक्र मत करो, अभी तुम लोगों का मजा दुरुस्त करता हूँ, कुल्फी फिरोश आने ही वाला होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।
इमरान साहब, ये पाकिस्तान नहीं है कि ट्रेनों में फेरी वाले चीज़ें बेचते होंगे, खावर ने हंसते हुए कहा। अच्छा, मैं खामखा इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुल्फ़ी वाला आएगा तो तनवीर को कुल्फ़ी खिलाकर उसका दिमाग ठंडा करूँगा, इमरान ने चौंकते हुए कहा। तो उसके साथी बेख्तियार हंस पड़े, जबकि खामोश बैठी जोलिया के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मेरा दिमाग ठंडा है, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ, तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मुश्किल है, यहाँ जंगलों में डॉक्टर कहाँ मिलेगा, इमरान ने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। बॉस, मेरे कबीले का विच डॉक्टर अभी जिंदा है, जोसेफ ने तेजी से कहा। क्या कहा? विच डॉक्टर? हरगिज नहीं, वो तो मुझे जादू से बंदर बना देगा, इमरान ने खौफजदा सी आवाज में कहा। आप कौन से इंसान हो? तनवीर ने तंजिया लहजे में कहा। नहीं तो इंसान होता तो जानवरों के डब्बे में सफर करता, इमरान ने जवाबन चोट की। इसका मतलब है कि आप हम सबको जानवर कह रहे हैं, सफ्तर ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे प्यारे, सभी इंसान जानवर होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान दो टांगों वाला जानवर है। शायद तुमने डार्विन का नजरिया इर्तिकाल नहीं पढ़ा, जिसमें उसने कहा था कि शुरू में इंसान बंदर था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हम नहीं मानते डार्विन का नजरिया, सफदर ने सर झटक कर कहा। मत मानो, लेकिन जब तुम जंगलात में हम जिन्सों को शरारतें करते देखोगे तो खुद ही कहोगे कि इंसान भी इब्तिदा में ही नहीं बल्कि अब भी बंदरों की पैरवी करता है, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। पैरवी से आपका क्या मतलब है इमरान साहब? चौहान ने जल्दी से पूछा। यानी इंसान की आदत बंदर की आदत जैसी ही हैं। इंसान वही काम करता है जो बंदर करते हैं, मसलन दरख्तों पर चढ़कर फल तोड़ना और खाना, एक दूसरे के सर से जुएं चुनना, बच्चे पैदा करना और उन्हें दूध पिलाना, दूसरों को मुंह चढ़ाना, उछल कूद करना और कलाबाजियां खाना, बीवी से जूते खाना और बेगम सिनेमा जाए तो बच्चों को संभालना, एक दूसरे से छीना झपटी करना, किसी को प्यार से देखना और किसी को गुस्से से घूरना, जैसे तनवीर मुझे घूर रहा है और मुझे अंदेशा है कि कहीं उठाकर ट्रेन से बाहर ना फेंक मारे, इमरान ने आखिर में तनवीर की मिसाल दी तो तनवीर गुस्से के बावजूद मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। इंतहाई बकवासी हो, खामखा दूसरों को गुस्सा दिलाते हो, तनवीर ने कहा। इमरान साहब, खुदा के लिए अब संजीदा हो जाएं, कब तक मजाक चलता रहेगा, सफदर ने बेजार से लहजे में कहा। जब तक ट्रेन चलती रहेगी उसी का नाम जिंदगी है। देखो, 1 घंटा और गुजर गया और सफर कटने का पता ही नहीं चला। अगर तुम बोरियत महसूस कर रहे हो तो कोई किस्सा सुनाओ, लेकिन किस्सा लैला मजनू का नहीं, शीरी फरहाद का होना चाहिए, जिसमें शीरी ने कच्चे कड़े पर तैरकर दरिया अबूर किया था। इमरान की जबान फिर चल पड़ी। किबला, वो शीरी नहीं सोनी थी, खावर ने हंसते हुए तेजी से कहा। अच्छा, क्या वो बहुत ज्यादा सोनी थी? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मुझे क्या पता, खावर ने जवाबन कहा। तो फिर तुमने क्यों कहा कि शीरी सोनी थी? सोनी होती तो जिंदा रहती, अपनी बदसूरती छुपाने के लिए दरिया में न डूब मरती, बल्कि हीर की तरह थल के रेगिस्तानों में मजनू मजनू पुकारते मर जाती, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। वो हीर नहीं थी। जब आपको पता ही नहीं इन किस्सों का तो क्यों वक्त जाया कर रहे हैं, सफदर ने खुशीले लहजे में कहा। ठीक है, मैं सो जाता हूँ, पहाड़ में जाओ, मगर ये लिख लो, एक दिन तुम्हें भी महिवाल की तरह हीर के लिए फकीर बनकर बीन बजानी पड़ेगी, इमरान ने गुस्से से नथने फुलाते हुए कहा और आंखें बंद करके ऊँघने लगा। क्या तुम सोने के लिए आए हो? करीब बैठी जोलिया ने इमरान को घूरते हुए कहा। नहीं, रोने के लिए। लेकिन तुम्हारे साथी रोने भी नहीं देते, इमरान ने आंखें खोलकर बेजार से लहजे में कहा। हमने आपको मना तो नहीं किया, आप शौक पूरा करें रोने का, सफदर ने बेसाख्ता हंसते हुए कहा। सोच लो, फिर तुम खुद ही इतराज करोगे, बकौल कन्फ्यूशियस जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, इमरान ने फ्लाइट्स के मुसाफिरों की फहरिस्तें चेक की हैं, बल्कि हर आदमी के चेहरे का भी जायजा लिया है, लेकिन उनमें से कोई मेकअप में साबित नहीं हुआ। ओवर। दूसरी तरफ से जैक ने मुअद्दबाना लहजे में रिपोर्ट देते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि आने वाली फ्लाइट्स में कोई पाकिस्तानी नहीं था? ओवर। डीगाल ने पूछा। यस बॉस, अलबत्ता पाकिस्तान से आने वाली फ्लाइट में 3 पाकिस्तानी मुसाफिर उतरे थे, लेकिन वो हमारे मतलूबा अफराद नहीं थे और न ही उनके चेहरों पर मेकअप की तय थी कि उन पर शुबा किया जाता। ओवर, जैक ने जवाब में कहा। ठीक है, शाम तक इंतजार करो, आखिर उन्होंने आना तो एरोप्लेन से ही है। ओवर एंड ऑल।
डिगाल ने तकमाना लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके एक सिगरेट सुलगाने लगा। चंद मिनट बाद उसने इंटरकॉम के 2 बटन प्रेस कर दिए। यस बॉस, मारकर बोल रहा हूँ। 1-2 लम्हों बाद इंटरकॉम से आवाज उभरी। किसी मेंबर ने तुम्हें रिपोर्ट तो नहीं दी मेरी गैर मौजूदगी में जब मैं लंच करने बाहर गया था? डिगाल ने सख्त लहजे में पूछा। नो बॉस, आपकी कोई कॉल नहीं आई, मारकर ने दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो डिगाल ने इंटरकॉम ऑफ कर दिया और सोचने लगा कि हो सकता है कि पाकिस्तानी एजेंट 1-2 दिन बाद आए या चीफ फोकस का अंदेशा बेसूद साबित हो और उसने माज एहतियाती तौर पर दुश्मन की आमद का खतरा जाहिर किया हो। ठीक उसी लम्हे मेज पर रखे लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज उभरने लगी तो डिगाल ने चौंकते हुए सिगरेट का टुकड़ा एश ट्रे में मसला और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो डिगाल, फोकस कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से फोकस की मखसूस भारी आवाज बुलंद हुई। यस चीफ, डिगाल रिसीविंग यू ओवर। डिगाल ने इंतहाई मुतबाना लहजे में कहा। क्या पाकिस्तानी एजेंट वहां पहुंच गए हैं डिगाल? ओवर। दूसरी तरफ से फोकस ने पूछा। नो सर, अभी मेरे मातहत ने एयरपोर्ट से बताया है कि गुज़िश्ता 2 घंटे में वहां लैंड करने वाले किसी जहाज से हमारे मतलूबा अफराद नहीं उतरे। ओवर। डिगाल ने जवाबन कहा और तफसील से रिपोर्ट देने लगा। क्या होटलों की निगरानी करने वाले मेंबर्स ने भी किसी पाकिस्तानी को ट्रेस नहीं किया? ओवर। फोकस की आवाज आई। नो चीफ, अभी तक उनमें से भी किसी ने कामयाबी की खबर नहीं दी। ओवर। डिगाल ने सर हिलाते हुए कहा। खैरियत है? हैरत है, मुकद्दस देवी की कोई बात भी गलत साबित नहीं होती। डिगाल। ओवर। फोकस ने तशवीश भरे लहजे में कहा। बॉस, बेशक मेरा भी यकीन है कि मुकद्दस देवी का फरमान 100% सच होता है, लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि पाकिस्तानी एजेंटों ने अभी इस तरफ आने का प्रोग्राम न बनाया हो और पाकिस्तान में ही डेवल ग्रुप को तलाश कर रहे हों। हो सकता है वो अपनी कोशिशों में नाकाम होने के बाद इधर का रुख करें। ओवर। डिगाल ने अपना अंदाजा बयान करते हुए कहा। नहीं डिगाल, मिशन की कामयाबी से पहले ही डेवल के 2 मातहत सिगरेट सर्विस ने गिरफ्तार कर दिए थे और उनसे पूछ-पूछ करके एक्स्ट्रो को पता चल गया होगा कि हमारा मरकज तारिक वादी में है। इसलिए सिगरेट सर्विस को यकीन हो गया होगा कि डेवल अपने मिशन में कामयाब होकर पाकिस्तान से फरार हो चुका है। चुनांचे उन्होंने डेवल को वहां तलाश करने की बजाय फौरन इधर का रुख किया होगा। एक्स्ट्रो और इमरान से ये कतन बईद नहीं कि वो पाकिस्तान में ही वक्त जाया कर रहे होंगे। ओवर। फोकस ने ठोस लहजे में दलील देते हुए कहा। बहरहाल चीफ, वो अभी तक तो यहाँ नहीं आए, वरना हमारे आदमी उन्हें अब तक ट्रेस कर चुके होते। ओवर। डिगाल ने आहिस्ता से कहा। यह भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे इकदामात से पहले ही यहाँ पहुंचकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गए हों। आखिर सीक्रेट सर्विस एक सरकारी और बाइख्तियार महकमा है और उनके लामहदूद वसाइल हैं जिनसे वो रातों रात खसूसी तैयारे के जरिए यहाँ पहुंचकर बंडा की तरफ चल दिए हों। ओवर। दूसरी तरफ से फोकस ने अंदेशा जाहिर करते हुए कहा। ओह यस चीफ, ये ऐन मुमकिन है। ओवर। डिगाल ने यकदम चौंकते हुए सर हिलाकर कहा। क्या तुमने जनरल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर किसी मेंबर की ड्यूटी लगाई थी? ओवर। फोकस ने तेजी से पूछा। नो सर, आपने सिर्फ एयरपोर्ट की निगरानी करने का हुक्म दिया था। ओवर। डिगाल ने जवाबन कहा। अहमक हो तुम, सिर्फ इस मुल्क तक पहुंचने के लिए फिजाई रास्ते के सिवा कोई जरिया नहीं है, जबकि अंदरूनी मुल्क सफर के लिए ट्रेन और बस भी इस्तेमाल की जा सकती है और बस से ज्यादा पाकिस्तानी एजेंटों को ट्रेन सूट करेगी। लिहाजा तुम फौरन अपने आदमी दारुल हुकूमत के मरकजी रेलवे स्टेशन पर भेज दो ताकि वो बंडा को जाने वाली ट्रेनों को चेक करें और मुसाफिरों की फरिश्तों से भी पाकिस्तानी एजेंटों का खोज लगाने की कोशिश करें। हो सकता है वो 10 बजे वाली ट्रेन से बंडा की तरफ सफर कर रहे हों। ओवर। फोकस ने डिगाल को डांटते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। तो डिगाल खौफजदा दिखाई देने लगा। राइट सर, मैं अभी मातहतों को रवाना करता हूँ। ओवर। डिगाल ने आहिस्ता से कहा। मुझे 1 घंटा बाद रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। ओवर एंड ऑल। फोकस ने आखिर में सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही ट्रांसमीटर पर खामोशी छा गई। तो डिगाल ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया और मेज पर रखा महदूद वही तन अमल का ट्रांसमीटर उठा लिया। हेलो नकोल्स, डिगाल कॉलिंग ओवर। उसने ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद कहा। यस बॉस, नकोल्स रिसीविंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक मुअद्दबाना आवाज आई।
नकोल्स, तुम अल्बर्ट के साथ फौरन मरकजी रेलवे स्टेशन पहुंचो और सुबह से अब तक बंडा की तरफ जाने वाली ट्रेनों के ऐसे मुसाफिरों की फहरिस्त चेक करो जिनकी मंजिल बंडा थी या उन्होंने बंडा के लिए टिकट खरीदे हों। इन मुसाफिरों में पाकिस्तानी अफराद को ट्रेस करके मुझे फौरन रिपोर्ट दो। ओवर। डिगाल ने तहकमाना लहजे में कहा। राइट बॉस, क्या पाकिस्तानी एजेंटों ने ट्रेन से सफर किया है? ओवर। नकोल्स ने दूसरी जानिब से चौंकते हुए कहा। यही तो मालूम करना है, क्योंकि दुश्मन एजेंटों का ट्रेन से सफर करने का अंदेशा है। चीफ के ख्याल में अगर पाकिस्तानी एजेंट हमारे अलर्ट किए जाने से पहले दारुल हुकूमत में पहुंच गए थे तो यकीनन वो ट्रेन के जरिए बंडा की तरफ रवाना हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। तुम में से एक बुकिंग ऑफिस से मालूमात हासिल करे और दूसरा प्लेटफार्म और वेटिंग रूम में मौजूद अफराद को चेक करे। हरी अप। ओवर एंड ऑल, डिगाल ने सख्त लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करने की बजाय फ्रीक्वेंसी दोबारा एडजस्ट करने लगा। हेलो विक्टर, डिगाल कॉलिंग ओवर, डिगाल ने कहा। यस बॉस, विक्टर रिसीविंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से जवाबन आवाज सुनाई दी। तुम इस वक्त कहाँ हो? डिगाल ने पैकेट से सिगरेट निकालते हुए पूछा। मैं जोबली होटल के बाहर मौजूद हूँ बॉस, और आपको कॉल करने ही वाला था। ओवर, विक्टर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। मेरा ख्याल है जनरल बस स्टैंड इस होटल से करीब है, मगर तुम क्यों कॉल करना चाहते थे? ओवर, डिगाल ने कहा। बॉस, मुझे एक वेटर से कुछ मालूमात हासिल हुई हैं और मैंने काउंटर से उनकी तस्दीक भी कर ली है। ओवर, विक्टर की आवाज आई। ओह, क्या वो मालूमात हमारे मतलूबा पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में है? तफसील बताओ। ओवर, डिगाल ने चौंकते हुए कहा। यस बॉस, वेटर के बयान के मुताबिक सुबह 7:15 बजे के करीब चंद पाकिस्तानी मुसाफिर होटल के 2 कमरों में ठहरे थे। उनमें एक सियाफाम अफ्रीकी भी था जो काफी महजब लगता था, और एक उदेड़ उम्र औरत भी थी। शायद उनके लिए पहले से कमरे बुक थे, क्योंकि वो 7 अफराद होटल में दाखिल होकर सीधे फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ कमरों में चले गए थे। उदेड़ उम्र मगर खूबसूरत और बावकार खातून का शौहर भी बूढ़ा सा आदमी था। वो दोनों अफ्रीकी शख्स के साथ एक कमरे में और बाकी चारों एक कमरे में ठहरे, जहां उन्होंने नाश्ता किया और तकरीबन 2 घंटों बाद शिकारियों के मखसूस लिबासों में वहां से रवाना हो गए थे। आपने चूंकि बताया था कि इमरान का मुलाजिम जोसेफ अफ्रीकी है, इसीलिए मुझे शक है कि बूढ़ा शख्स इमरान था। ओवर, विक्टर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। जबरदस्त, तुम ठीक कहते हो विक्टर, यकीनन वो लोग पाकिस्तानी एजेंट होंगे। ओवर, डिगाल ने बड़े जोशीले अंदाज में कहा। यस चीफ, मैंने काउंटर क्लर्क से पूछताछ की तो उसने वेटर के बयान की तस्दीक की कि उन मुसाफिरों के लिए गुज़िश्ता रात एक मकामी शख्स ने 24 घंटे के लिए कमरे बुक कराए थे और वो दोनों कमरों की चाबियां लेकर चला गया था। रकम की अदायगी भी पेशगी कर दी गई थी। ओवर, दूसरी तरफ से विक्टर की आवाज आई। तुमने मालूम किया कि वो लोग कहाँ गए? ओवर, डिगाल ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा। जी हाँ, क्लर्क के बयान के मुताबिक उनके बूढ़े साथी ने क्लर्क को बताया कि वो शहर से बाहर परिंदों का शिकार करने जा रहे हैं और लंच टाइम तक वापस आ जाएंगे, और परिंदों को होटल के किचन में अपने हाथों से भून कर खाएंगे, और क्लर्क को भी 8-10 परिंदे तोहफतन पेश करेंगे। ओवर, विक्टर ने जवाब में कहा। विक्टर, तुम फौरन शहर से बाहर करीबी जंगल में जाओ और उन्हें चेक करो। मैं फोर्ट को उनके कमरों की तलाशी के लिए भेजता हूँ। ओवर एंड ऑल, डिगाल ने तेजी से कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करने के बाद इंटरकॉम ऑन कर दिया। यस बॉस, मार्कर बोल रहा हूँ। जल्द ही इंटरकॉम से मार्कर की आवाज आई। फौरी तौर पर फोर्ट को जोबली होटल पहुंचने की हदायत कर दो। उसे वहां काउंटर से पाकिस्तानी मुसाफिरों के रूम नंबर मालूम करने के बाद उन कमरों की तलाशी लेनी है। विक्टर की मालूमात के मुताबिक वो 7 पाकिस्तानी सुबह 7 बजे के बाद वहां पहुंचे और 2 घंटे क़याम करने के बाद शिकार के लिए होटल से रवाना हो गए थे। यकीनन वो पाकिस्तानी एजेंट थे, क्योंकि उनमें एक महजब अफ्रीकी और एक औरत भी शामिल थी, जबकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में भी जोलिया नाम की एक लेडी मेंबर है। अफ्रीकी शख्स यकीनी तौर पर इमरान का जाती मुलाजिम जोसेफ होगा। फोर्ट होटल से डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट दे। ओके, डिगाल ने तेजी से हदायत दी और इंटरकॉम ऑफ कर दिया। एक लम्हा सोचने के बाद उसने लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर उठाकर उसे ऑन कर दिया। हेलो चीफ, डिगाल कॉलिंग ओवर, वो कॉल करने लगा। यस डिगाल, फोकस रिसीविंग यू। यकीनन तुमने कामयाबी हासिल कर ली है। ओवर, चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से आवाज उभरी। यस चीफ, पाकिस्तानी एजेंटों का सुराग मिल गया है और इस वक्त वो शहर से बाहर जंगल में परिंदों का शिकार कर रहे होंगे। ओवर, डिगाल ने मुअद्दबाना लहजे में कहा।
परिंदों का शिकार, तफसील बताओ डीगाल। ओवर। दूसरी जानिब से फोकस की चौंकती हुई आवाज आई। यस चीफ, वो जोबली होटल के काउंटर क्लर्क को यही बताकर गए थे। ओवर। डीगाल ने सर हिलाते हुए कहा और फिर तफसील से विक्टर की रिपोर्ट बयान करने लगा। यकीनन वो सातों अफराद पाकिस्तानी एजेंट हैं डीगाल, लेकिन तुमने विक्टर को जंगल की तरफ भेजकर गलती की है। ओवर। फोकस ने कहा। ओह, वो क्यों चीफ? ओवर। डीगाल ने चौंकते हुए कहा। एक बेवकूफ आदमी भी ये यकीन नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी एजेंट हजारों मील का सफर करके माज परिंदों का शिकार करने आए होंगे। यकीनन उन्होंने काउंटर क्लर्क को गलत बताया था, जबकि मैं भी तुम्हें पाकिस्तानी एजेंटों की आमद का मकसद बता चुका हूँ कि उनकी मंजिल हमारा हेडक्वार्टर होगा। ओवर। फोकस ने गुस्सीले लहजे में कहा। यस चीफ। ओवर। डीगाल ने कदरे नदामत से कहा। क्या तुमने अपने मातहतों को रेलवे स्टेशन भेजा है? ओवर। फोकस की आवाज सुनाई दी। यस चीफ, 2 मेंबर्स वहां पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में उनकी तरफ से रिपोर्ट मिलने वाली है। ओवर। डीगाल ने जल्दी से सर हिलाते हुए कहा। उन्हें बता दो कि पाकिस्तानी एजेंट शिकारियों के बेस में हैं ताकि मेंबर्स उन्हें आसानी से तलाश कर सकें। अगर पाकिस्तानी एजेंट 7 बजे होटल पहुंचकर 9 बजे वहां से बाहर गए थे तो वो अब तक निसफ से ज्यादा फासला तय कर चुके होंगे, चाहे वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं या किसी कोच में। इसलिए 9:30 से 11:30 बजे तक की गाड़ियों और बसों को चेक किया जाए। ओवर एंड ऑल। फोकस ने आखिर में कहा और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। डीगाल ने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उसने छोटे ट्रांसमीटर पर मेंबर से रब्ता करके उन्हें चीफ के हुक्म के मुताबिक हदायत दी और ट्रांसमीटर ऑफ करके उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार करने लगा। तकरीबन 10 बजे पॉकेट साइज ट्रांसमीटर जाग उठा और डीगाल ने तेजी से ट्रांसमीटर उठाकर ऑन कर दिया। हेलो बॉस, अल्बर्ट कॉलिंग। ओवर। ट्रांसमीटर से उसकी एक मातहत की आवाज उभरी। यस अल्बर्ट, डीगाल रिसीविंग यू। ओवर। डीगाल ने जवाबन कहा। बॉस, हमने पाकिस्तानी एजेंटों का सुराग लगा लिया है। एक अफ्रीकी से अफाम और एक उधेड़ उम्र औरत समेत 7 अफराद सुबह 10 बजे की ट्रेन से बंडा की तरफ रवाना हुए थे। ओवर। दूसरी तरफ से अल्बर्ट ने मुअद्दबाना लहजे में कहा तो डीगाल बेख्तियार उछल पड़ा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।